हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं फिर से आ गई हूँ नागपुरी का टेस्ट सीरीज़ 2 लेकर के, जिसमें हम लोग नागपुरी का रामबाण बुक से टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेकंड टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि कोनो जिनिस का नाम के का कहल जाएगा। मीन्स कोनो जिनिस का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि किसी वस्तु, ठीक है। तो किसी वस्तु के नाम को क्या कहा जाता है? सब तो नहीं कहा जाता, धातु नहीं कहा जाता, जीव नहीं कहा जाता, तो क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवल कोनो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है तो रौरे कर बुध सही कहू का कर ले रौरे बेस होवब, रौरे जे कहब से मोय कर मुँह, ई बात कहने में केकर द्वारा कहल जाए है। तो यह बात कहने में किसके द्वारा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राजा विक्रमादित्य राय के द्वारा। नेक्स्ट है भुवन भर नामक राजा के का लागिन 3 ठो बिहा करे कर जरूरत पड़लक। तो जो भुवन भर राजा थे उनको 3 शादी करने का क्या जरूरत पड़ा? क्यों किए थे वो? क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था, तो संतान प्राप्ति लागिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। बोलता है कि 17वीं शताब्दी कर सबसे प्रतिष्ठित नागपुरी कवि कौन है? कहें तो कौन है 17वीं शताब्दी के सबसे प्रतिष्ठित नागपुरी कवि? तो ये हैं हमारे रघुनाथ शाह। कौन है? रघुनाथ शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौकिक छंद के छोड़ के वैदिक छंद में लिखे वाला पहला कवि के हैं? कहें तो लौकिक छंद को छोड़ करके वैदिक छंद में लिखने वाले पहले कवि की बात कर रहे हैं। तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे प्रफुल्ल कुमार राय। नेक्स्ट है ध्वनि संकेत के लिखे ले का कर व्यवहार होएला। तो ध्वनि संकेत को लिखने के लिए किसका व्यवहार होता है? तो व्यवहार किया जाता है किस चीज़ का? यहाँ व्यवहार किया जाता है वर्णमाला का। वर्णमाला के हेल्प से ना लोग कोई भी शब्द लिखते हैं, किसी भी ध्वनि को शब्द के रूप में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विदेशी ईसाई पादरी मन कौन झारखंडी भाषा के गंवारी भाषा कही हैं, ठीक है, यह कहलें। तो ईसाई मिशनरी लोग जो थे तो उसमें ईसाई पादरी लोग किसको बोले हैं झारखंडी भाषा कर गंवारी भाषा, ठीक है। झारखंडी भाषा में गंवारी भाषा किसको बोला गया है? मीन्स ये लैंग्वेज कौन सा है? तो ये लैंग्वेज हो जाएगा हमारा सदान मनक भाषा को। तो सदान लोग का भाषा सदानी भाषा मतलब नागपुरी भाषा को बोला गया है गंवारी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कर खेल लोक कथा में राजा काम में विश्वास करते रहे। तो राजा किसमें विश्वास करते थे? वो कर्म में विश्वास करते थे, कर्म में, ठीक है। जे गीत परंपरा काव्य शास्त्र कर बंधन से दूर होए ना ओके कौन रूप में जानल जाएगा? तो उसको किस रूप में जाना जाता है? उसको जाना जाता है लोकगीत के रूप में, ठीक है। लोकगीत मीन्स ऐसा गीत जो लोगों के द्वारा गाया जाता है और उसी परंपरा में चला रहा है। इसका कोई राइटर नहीं होता, इसे कोई इंसान लिखा नहीं है, ठीक है। ये परंपरा से पुरखों से लोगों के द्वारा गाते गाते यह हर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आज तक हमारे सामने आया है, ठीक है। इसलिए उसको बोला जाता है लोकगीत। ऐसा ही होता है लोक कथा भी होता है। तो ऐसी कहानियाँ जो पुरखों से चलती आ रही हैं, जो दादा परदादा लोग सुनाया करते थे नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन से फिर आते गया और हमारे जनरेशन तक पहुँचा, फिर हमारे जनरेशन से फिर नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा। तो ऐसी कहानियों को, ऐसे गीतों को लोकगीत या लोक कथा कहा जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमल और केतकी नामक लोक कथा में राजा दसों दिशा अंधार रह कर बात करे ना। तो राजा क्या बोलते हैं? दसों दिशा अंधार रह कर बात करे ना। एकर संबंध कौन बात से आए? तो इसका मतलब क्या था कि उनका कोई भी संतान नहीं था, संतान नहीं रहल से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अक्षर लिपि का सबसे बड़ी विशेषता कहाँ होएला? तो अक्षर लिपि का सबसे बड़ा विशेषता क्या है? वर्णमाला। नेक्स्ट है कौन लोक कथा में राजा द्वारा कुआं चुमान करे कर वर्णन आया है? तो कुआं चुमान करने का वर्णन किस में आया है? ये आया है बनहरनी कर बेटा में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। बोलता है बेलपैत रानी कहनी में पान उठाए के जब राजकुमार घोड़ा ऊपरे चैक के चलते जाएला तो के सामने क्या मिलेला? तो क्या मिलता है सामने में? समुंदर। नेक्स्ट है लोकगीत में केकर प्रधानता बगरा होएला? तो लोकगीत में किसका प्रधानता सबसे ज़्यादा होता है? वो होता है राग का। चलिए अब हाँ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। बोलता है रोजी दीदी का संबंध कौन नागपुरी कहने से आए? तो रोजी दीदी कौन सी कहानी में है? वो है क्रिसमस कर सांझ में, ठीक है। तो ऑप्शन में कोई भी हमको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्रिसमस का सांझ कहीं नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। मानक भाषा से का समझल जाएला। तो मानक भाषा से क्या समझते हैं आप? इसका मतलब होता है अभिजात्य वर्ग कर भाषा,
ठीक है। नेक्स्ट है कमल और केतकी नामक लोक कथा में छोटकी रानी का नाम रहे। छोटकी रानी का क्या नाम था? छोटकी रानी का नाम था गौरी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बोलता है ऊ मुड़ काटा जोगी नी बता लग कि आंबा कर चोकला और आठू में जुत गुण आहे चना में नहीं। प्रस्तुत कथन कौन लोककथा कर आहे? तो यह लोककथा कौन सा लोककथा से संबंधित है? ये सेंटेंस ये है कमल और केतकी से, ठीक है। नेक्स्ट है जगत जननी नामक काव्य में रचना कर मूल उद्देश्य का आहे। तो जगत जननी में मूल उद्देश्य क्या है? भ्रूण हत्या से सचेत करे। नेक्स्ट है भरत नायक अपन रचना में कौन मासक गीत गावेना? तो कौन मासक गीत गा रहे हैं? वो जेठ मास का, ठीक है। जेठ मतलब गर्मी के माह का वो वर्णन किए हैं इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जे गीत मन हमरे कर संस्कृति झलकी दिखाए ना ओके कौन तरह कर गीत कहल जाएगा? तो जे गीत मन हमारे सांस्कृतिक झलकी को दिखाता है, ठीक है। सांस्कृतिक झलकी को दिखाता है उसको कौन सा गीत में रखा जाता है? उसको रखा जाता है लोकगीत में, ठीक है, क्योंकि संस्कृति परंपरा को यह प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन लोक कथा में एक ठो गरीब हलवाइन बुढ़िया कर वर्णन आहे? तो ये किसमें है? दुसुट भेड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट है कौन नागपुरी कहानीकार विक्टर नामक शीर्षक पर कहानी लिखे हैं? तो कौन नागपुरी कहानीकार लिखे हैं विक्टर नामक कहानी, ठीक है। तो कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, मतलब बीपी केसरी जिनको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है बलुआ सिंह शीर्षक नाम पर केकर कहनी साहित्य संसार में आए। तो बलुआ सिंह कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं शारदा प्रसाद शर्मा। कौन लिखे हैं? शारदा प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट है व्यंजन वर्ण कर बंटवारा कै भाग में करल जाए? तो व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो बांटा गया है इनको 8 भाग में, ठीक है। नेक्स्ट है कौन किस्म कर गीत मन सामूहिकता में जीवन कर खेत से उपजेना? तो कौन किस्म का गीत मन सामूहिकता में जीवन का खेत में उपजेला? तो ये हम लोग बता चुके हैं कि लोगों से चलता आ रहा है, ठीक है, मतलब समाज में पहले से चलता आ रहा है, लोगों के बीच में गाया जाता है, तो वैसे गीत को लोकगीत कहते हैं। और वही हमारे लाइफ में कहाँ से आ रहा है? एक समूह से आ रहा है, लोगों से उपज रहा है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकगीत। नेक्स्ट है ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक नाटक में गणपत राय कर अभिनय के कई हैं? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही जो नाटक है, क्योंकि वो नाटक है तो कोई ना कोई उसका अभिनय किया होगा, ठीक है। तो गणपत राय का अभिनय कौन किए हैं? तो ये किए हैं आपके श्रीकांत जी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है गोला साग मैया पेट भरोना बुढ़वा भतार मैया दिन काटोना। प्रस्तुत गीत संदर्भ कर संबंध बताओ। तो इसका संबंध किससे है इस गीत का, ठीक है। तो इसका संबंध किससे है? यह एक खेल गीत है, ठीक है। बच्चे जब खेलते हैं तो ये गाना गाया करते हैं गाँव में। नेक्स्ट है देवल में से कौन रचना प्रफुल्ल कुमार राय कर कविता है के? तो प्रफुल्ल कुमार राय का कविता इनमें से कौन सा है, ठीक है। इनमें से कौन सा है? रिंगचिंगिया उन्हीं का है, गांधी भी उन्हीं का है, अंधार राती भी उन्हीं का है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देवल सौ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बोलता है देवल में से कौन उनार्थक शब्द है के? तो उनार्थक शब्द कौन होगा? मैं पिछले सेट में भी बताई थी, उनार्थक शब्द का एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है हर सेट में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे आंसर करियाठा। नेक्स्ट है जे शब्द परंपरा के लिखे के लिए कोनो कवि कर जरूरत नहीं होएला ओके कौन तरह कर गीत कहल जाएगा? तो मैं थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि जिसको लिखा नहीं जाता वो परंपरा से चला आ रहा है तो क्या बोलते हैं हम लोग? लोकगीत बोलते हैं। नेक्स्ट है जागा जागा नामक काव्य रचना कर मूल उद्देश्य का है? तो जागा जागा का मूल उद्देश्य क्या है? नव जागरण, लोगों को में नया जागरण लाने का बाद किया गया है उसमें। नेक्स्ट है दुसुट भेड़ा कहनी में ऐठाल भेड़ा कौन किस्म से मिठाई के खाएला? तो कैसे खाता है वो मिठाई को? तरीका पूछा है तो मनपसंद, ठीक है। कौन किस्म से मिठाई को खाता है? मनपसंद तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है धरेंद्र प्रवाही नागपुरी साहित्य में कौन कालकर कवि है गए? तो अब काल भी पूछेगा, ठीक है, कि कौन कौन से राइटर किस किस काल से संबंधित हैं। तो ये आधुनिक कवि हैं धरेंद्र प्रवाही। नेक्स्ट है नागपुरी लिखे के लिए सबसे सुपट लिपि कौन है के? नागपुरी लिखने के लिए सबसे सुपट लिपि कौन है? देवनागरी लिपि, जिसमें हम लोग अभी नागपुरी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है काव्य रचना लागिन सामान्यतः कौन 4 ठो तत्व आहे? ठीक है, तो अगर हम बोले काव्य रचना के लिए 4 तत्व कौन से मेन हैं, ठीक है, तो ये क्या क्या मेन होते हैं? सबसे पहला होता है भाव, बुद्धि, कल्पता और भाषा शैली। ये सभी चीज़ जरूरी है हमारे काव्य रचना के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कौन
लोक सुभाषित भाग के गागर में सागर कहल जाएगा। तो लोक सुभाषित का एक भाग है। लोक सुभाषित में अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे मुहावरा है, पहेली है, कहानी, कवनइत है जिसको हम लोग कहावत भी बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा, किसको हम लोग गागर में सागर कहते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कवनइत, कहावत। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, बोलता है सार्थक ध्वनि कर जोर से का बनेला। तो जब सार्थक ध्वनि मिलता है तो क्या बनता है? शब्द बनता है। नेक्स्ट है सावन घटा नामक गीत रचना में कवि कौन ऋतु के प्रधानता दे हैं? तो सावन घटा में किसको प्रधानता दिया गया है? इसको, बरखा ऋतु। ठीक है, नेक्स्ट है कमल और केतकी कहनी अनुसार चामुंडा, चंडी और गौरी में से के बगरा सुंदर सुशील रहे। बगरा सुंदर और सुशील रहे, तो कौन थी सुंदर और सुशील? ये थी हमारी गौरी, छोटी वाली बहू, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलपइत रानी कहनी में राजकुमार अजगर के क्या टुकड़ा में काटेला। तो इसमें कितने टुकड़े में काट देता है वो अजगर को? तो ये काट देता है 2 टुकड़े में, 2 टुकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है कमल और केतकी लोक कथा में सैतीन हार नौकर चाकर के महल और नगर में का कर बासन बजाए कर आदेश देवेला। तो ये भी कौन सा कहानी से है? कमल और केतकी से ही है। ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ मतलब क्या बोलती है उनकी सैतीन, मतलब जो बड़ी रानी थी वो छोटी रानी का जब बच्चा होगा तो क्या जाकर के गांव में बजाना है। ठीक है, कौन सा बाजा बजाना है, इसके बारे में क्या बोलती है? ठीक है, तो बासन बजाने की बात की है। क्या चीज़ का? बासन बजाने। तो बासन जो है, बासन का मतलब होता है कि बर्तन। तो किस तरह के बर्तन बजाने की बात की गई है? ठीक है, तो किस तरह का बर्तन बजाने बोली थी? पीतल और कांसे का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाँव कर सांझ के कौन कवि रचना कर विषय बना है। तो गाँव कर सांझ कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं रविंद्रनाथ राय। नेक्स्ट है कौन कवि कहे ना कि मुहावरा किसी भाषा का व्यक्तिक चाल ढाल है। ठीक है, तो ये कौन बोले हैं? तो ये बोले हैं हमारे डॉक्टर कन्हैयालाल सहल। नेक्स्ट है बेलपइत रानी कहनी में कौन बेटा डिंडा रहे जेके फौजी हरमन पारा पारी से तेल पानी कर दे रहे हैं। तो ये कौन है? तो ये था हमारा राजा का छोटा बेटा था। तो सभी भाभी उनका काम किया करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। खौड़ाहा कौन किस्म कर शब्द रूप में आवेला। तो खौड़ाहा किस टाइप का शब्द रूप में आता है? ये आता है अनेक शब्द कर बदला एक शब्द। मतलब खौड़ाहा का मतलब क्या हो गया कि जो ज़्यादा खाता हो। ठीक है, उसको बोलते हैं अनेक शब्द कर बदला एक शब्द। नेक्स्ट है आषाढ़ महीना में कौन लोक गायक लागिन कौन राग कर प्रधानता रहेला। तो आषाढ़ महीना में लोक गायक लागिन कौन राग कर प्रधानता रहेला। ठीक है, तो किसका प्रधानता होता है? उदासी का नहीं होता, डमकच का भी नहीं होता, झूमर का भी नहीं होता, तो किसका होता है? देवल कोनो नहीं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा 47 नंबर हो गया। अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। बोलता है एखन तक कर नागपुरी काव्य में सबसे छोट कविता कौन है? कि सबसे छोटा कविता कौन सा है पूरे नागपुरी में? तो ये है बात। ठीक है, तो ये बात है और सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने में हेल्प करेगा कि बात है, सबसे छोटा क्या? काव्य रचना। ठीक है, नेक्स्ट है स्टीव थॉम्सन लोक कथा कर कै ठो भाग बताए। तो स्टीव थॉम्सन जो है वो लोक कथा के कितना टाइप बताए हैं? 2 टाइप। नेक्स्ट है नागपुरी में प्रकाशित होने वाला पहला पत्रिका का संपादक के रहे। नागपुरी में प्रकाशित हुआ पहला पत्रिका जो है उसका संपादक कौन थे? उसका संपादक थे राधा कृष्ण। नेक्स्ट है हमरी कर समाज में कै ठो संस्कार कर गीत बनल मिलेला। तो हमारे संस्कार में टोटल 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 15 का ही गीत मिलेगा। मतलब जो मृत्यु संस्कार है ना उसका कोई गीत नहीं होता। ठीक है, तो 15 संस्कार का गीत, लोकगीत हम लोगों को मिलता है समाज में। ठीक है, नेक्स्ट है नागपुरी शब्द में कै ठो ध्वनि आए हैं। तो नागपुरी शब्द में कितना ध्वनि होता है? तो इसमें होता है टोटल 8 ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट है कौन नागपुरी कहनी में देवमयी ओहदार कर चित्रण हुए है। तो देवमन ओहदार कर चित्रण किसमें किया गया है? इसमें किसमें किया है? भोटांग डहर कहानी में। ठीक है, भोटांग डहर कहानी जो है उसमें इसका चित्रण किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट 54 क्वेश्चन की ओर। बोलता है गुरु बाबा राजकुमार के कंगन लेक लागिन केकर जगन भेजे ना। तो गुरु बाबा किसके पास भेजते कंगन लेने के लिए? जमदूत के पास में। ठीक है, तो इसका सीरीज याद रखिएगा कि सबसे पहले ससुर के पास गए, ससुर के बाद में चांद महाराज के पास गए, चांद महाराज के पास फिर किसके पास गए? गुरु बाबा के पास, और गुरु बाबा लास्ट में किसके पास भेज दिए? जमदूत के पास में भेज दिए। तो ये सीक्वेंस को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सदान शब्द कर व्युत्पत्ति पर कौन विद्वान सबसे पहले प्रकाश डायल हैं। तो ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीटर शांति नौरंगी। ये सदान शब्द का व्युत्पत्ति पर के बारे में बताए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
देवल शब्द का विलोम शब्द बताओ, तो अबगा, अबका का विलोम शब्द बताना है। तो अबका का मतलब क्या होता है? अबका का मतलब अलग अलग, ठीक है। अबका का मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मेसा। मेसा मतलब मिक्स, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है नागपुरी भाषा में पहला व्याकरण कौन लिपि में लिखल गेला? सबसे पहला कौन सा लिपि में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था रोमन लिपि में, ठीक है। पहला नागपुरी व्याकरण जो है सबसे पहला वो किसमें लिखा गया था? रोमन लिपि में, ठीक है। नेक्स्ट है कौन किताब के पढ़ले हमरे परीक्षा पास करब? ई कौन किस्म का वाक्य है के, ठीक है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मीन्स ये कैसा है? सवाल बोधक वाक्य। नेक्स्ट है कौन नागपुरी कवि अपन रचना में कैक्टस के विषय बनाए हैं? तो कौन बनाए हैं? धनेन्द्र प्रवाही। और यहाँ पे एक ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा धनेन्द्र प्रवाही, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लाल रणविजन सहदेव केकर खातिर काव्य रचना कर रहे हैं? तो किसके लिए काव्य रचना किए हैं? ये किए हैं आज़ादी खातिर। नेक्स्ट है हुस्री नामक पात्र कौन कहनी से संबंध रखेला? कौन? हुस्री। हुस्री किससे संबंधित है? भूटान डहर से, ठीक है। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा में पहला व्याकरण कौन ईस्वी में अलग? पहला व्याकरण कौन सा ईस्वी में आया था? ये आया था 1896 में, ठीक है। पहला व्याकरण कब आया था? 1896 में। अब इस पहला जो सबसे पहला व्याकरण है उसका नाम आप लोग कमेंट करके मुझको बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। बोलता है देवल में से कौन द्वंद्व समास से में संबंधित है? द्वंद्व समास से संबंधित कौन है? ठीक है, द्वंद्व समास से कौन है? देखिए जहाँ भी बीच में डैश लगा होगा ना, ठीक है, जैसे दही बूंदिया एक राइमिंग टाइप का बन रहा है तो इसको बोलते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी दही बूंदिया। नेक्स्ट है देवल में से कौन परिणामवाचक का सुपट उदाहरण है के? तो परिणामवाचक का सुपट उदाहरण कौन है यहाँ पे? यह है तीन पुरसा पानी। तीन पुरसा परिणाम बता रहे ना, परिणाम है तीन पुरसा पानी, ठीक है। नेक्स्ट है मोर से भेजल चिट्ठी अमेरिका पहुँच गेलक, ई कौन कारक से संबंधित वाक्य है के? ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है अपदान से, क्योंकि अलग होने का भाव आ रहा है इससे, ठीक है। पहुँच गया है मतलब यहाँ से चला गया है वो अलग होकर के, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है कि कौन समास में विभक्ति का लोप हो जाएगा? तो कौन सा समास में विभक्ति का लोप हो जाता है? तत्पुरुष समास में, ठीक है। नेक्स्ट है पदुम सरदह में गवैया और राजा रानी मन का देखे ना, क्या देखते हैं वो लोग? कमल और केतकी को देखते हैं। नेक्स्ट है कौन नागपुरी लोक कथा भगवान राम का शक्ति के बारे में बताया है? ठीक है, तो कौन बताया है? मैना और बूट में बताया गया है। नेक्स्ट है जे जतना मेहनत कर के जिंदगी में लड़ेला उके है ई दुनिया में बहुत तकलीफ उठाए पड़ेला, ई कथन कौन नागपुरी लोक कथा से आया है? तो ये किससे आया है? ये आया है आपका किससे आया है? दुसुट भेड़ा से, ठीक है। और ये इसका आंसर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ से हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी देवल कोनो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है देवल में से कौन इकारांत शब्द ना लगे? इकारांत, ठीक है, तो इकारांत शब्द कौन सा इसमें से नहीं है? तो कौन है? कौन सा ना लगे? ठीक है, तो नहीं कौन सा है? देखिए यहाँ पे ली देख रहे हैं ना, ये जो ली है तो यहाँ पे हर्ष ई का यूज़ हुआ है, ठीक है, दीर्घ ई का नहीं यूज़ हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए जिसमें दीर्घ ई है तो ये इकारांत है, ये भी दीर्घ ई है, इसमें भी दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 71 क्वेश्चन में। बोलता है कौन नागपुरी लोक कथा में बुढ़िया किस्म किस्म कर मिठाई बनाए के बेचेला? किसमें बेचती है? दुसुट भेड़ा में। नेक्स्ट है व्याकरण का लीद नामक रचना के कर लिखल जाए है? तो व्याकरण का लीद कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं नहन जी, ठीक है। कौन लिखे हैं? नहन जी, उपेंद्र पाल नहन। तो इनका नहन उपनाम है, ठीक है, इनका अपना रियल नाम क्या है? उपेंद्र पाल। तो अपना नाम, इनका नाम भी याद रखिएगा, कहीं पे अगर नहन ना दे करके उपेंद्र पाल दे दिया तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उपेंद्र पाल जी को ही क्या बोलते हैं? नहन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्राकृतिक उपमान से जोड़ के सवाल जवाब करे कर परंपरा कौन सुभाषित भाग में देखल जाएगा? तो किस में देखा जाता है? ये पहली में। किस में देखा जाता है? पहली में, ठीक है। नेक्स्ट है अंधार राती नाम से मिले वाला कविता का रचनाकार के है? तो अंधार राती नाम से मिलने वाला रचना का जो कविताकार हैं या जो रचनाकार है कविता का वो कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय। कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय। नेक्स्ट है
कौन नागपुरी लोक कथा में मैना आग से लौरी के जलाए ले कहेला। ठीक है, तो ये किसमें कहा गया है, किसमें कहा गया है, मैना और बूट में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल कोनोनी। नेक्स्ट है, कुमारी बासंती अपन रचना में कौन सालक गीत गावेना। तो कौन सा साल का गीत गाती है, नावा सालक नावा गीत। ठीक है, चैप्टर का ही नाम है नावा सालक नावा गीत, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। बोलता है कि कौन नागपुरी लोक कथा में भेड़ा हाथी बाघ सांप के डरवाएला। ठीक है, तो इसमें कौन सा कहानी, भेड़ा हाथी बाघ और सांप को डरवा देता है, किसमें, दुसुट भेड़ा में। नेक्स्ट है, नागपुरी समाज में प्रचलित लाइर गीत कर संबंध केकर से आए। तो लाइर गीत से संबंधित होता है, लाइर संबंधित होता है बियाह गीत से। ठीक है, तो शादी ब्याह में जितने भी गीत गाए जाते हैं उनको सभी को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, लाइर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देवल में से कौन किताब का संबंध नागपुरी व्याकरण से आया है। तो नागपुरी व्याकरण से संबंधित कौन सा है, नागपुरी भाषा भी नागपुरी, ये क्या है, व्याकरण बुक है। ठीक है, ये कौन लिखे हैं, श्रवण कुमार गोस्वामी। ठीक है, इसको लिखने वाले कौन है, श्रवण जी। ठीक है, नेक्स्ट है, सुदानी नागपुरी व्याकरण, ये भी ग्रामर बुक है। लैंग्वेज हैंडबुक सुदानी, ये भी ग्रामर बुक है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, लैंग्वेज हैंडबुक सुदानी, आप तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, सभी लोग। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवल सौभे, क्योंकि तीनों बुक क्या है, नागपुरी ग्रामर बुक है। नेक्स्ट है, प्रयोग के आधार पर शब्द कै तरह का होएला। तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने तरह का होता है, 2 तरह का। नेक्स्ट है, लाल रणविजय नाथ सहदेवकर कौन रचना देवल में से है के। तो कौन सा रचना उनका दिया हुआ है, ये है खोता, लाल रणविजय नाथ जी लिखे हैं खोता। नेक्स्ट है, साहित्य आश्रम नामक स्वयंसेवी संगठन कहाँ स्थित रहे। तो ये कहाँ है, गुमला में। नेक्स्ट है, देवल में से कौन तद्भव शब्द है के, तद्भव शब्द। ठीक है, तो ये कौन सा है, आम, तद्भव। देखिए तद्भव, तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव होता है एक तत्सम होता है। ठीक है, और तो तत्सम का मतलब क्या हुआ, तो ऐसा शब्द जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट लिया गया है। ठीक है, उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। जो संस्कृत में जो वर्ड है उसी को हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, नागपुरी में, तो उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, एक होता है तद्भव शब्द, मीन्स ऐसा शब्द जो संस्कृत से आया अपभ्रंश, किस में, हिंदी में थोड़ा बदल करके, और फिर हिंदी से हम लोग किस में यूज़ कर रहे हैं, उसको नागपुरी में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द जो संस्कृत से आया, जैसे संस्कृत में आम को आम्र बोलते हैं। ठीक है, और वो हिंदी में क्या हो जाता है, आम हो जाता है, और नागपुरी में क्या हो जाता है, अम्बा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द, मतलब संस्कृत से जो हिंदी में आया है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आम, क्योंकि राइट तो नागपुरी शब्द है, जाइत भी नागपुरी शब्द है, केरा भी नागपुरी शब्द है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बोलता है, माय हर शब्द में हार कौन रूप में व्यवहार हुए हैं। तो हार किस रूप में व्यवहार हुआ है, ये हुआ है प्रत्यय के रूप में। माय हार, तो हार जो लास्ट में जुड़ता है शब्द में उसको क्या बोलते हैं, हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, और जो पहले जुड़ता है उसको अव्यय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लोकगीत के स्वतः जन्मल गीत के माने ना। तो लोकगीत को स्वतः जन्मा हुआ कौन माने हैं, तो ये मानते हैं हमारे इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा गया है, डेफिनेशन दिया गया है लोकगीत का। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि मैं नागपुरी पढ़ता हूँ तो जरूर पास कह जाता हूँ, कौन किस्म का वाक्य है के। तो ये किस किस्म का वाक्य है, तो यह वाक्य है आपका शर्त बोधक। इसमें शर्त है कि अगर पढ़ते नागपुरी तो पास करते, तो शर्त है यहाँ पे। ठीक है, उसको शर्त बोधक हम लोग वाक्य में रखते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है, विकारी और अविकारी की कर विशेषता मानल जाएगा। तो विकारी और अविकारी इसका विशेषता है, ये शब्द का है। ठीक है, एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ईमानदारी शब्द कौन तरह का संज्ञा है के। तो ईमानदारी शब्द किस तरह का संज्ञा है, ये है भाववाचक। ठीक है, क्योंकि ईमानदारी किसी का कोई चीज़ तो नहीं है कि वो दिखेगा, ईमानदारी इंसान का भाव होता है। ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, करुणा, ये सभी क्या है, सब भाववाचक है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोय तोर ले जे किताब किन रहो से हेराए गेलक। प्रस्तुत वाक्य में कै ठो सर्वनामिक रूप का प्रयोग हुए हैं। तो कितने सर्वनामिक रूप का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो 4 सर्वनामिक रूप का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, क्रिया विशेषण का रूप में मांझे कर शब्द के कर से आए है। मांझे कर संबंध किससे आया है, ठीक है, तो ये किससे है, मांझे, तो स्थानवाचक है। ठीक है, बोलते हैं ना मांझे, मतलब मांझे बैठ जाओ, मतलब बीच में बैठ जाओ। ठीक है, तो स्थान को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है,
नागपुरी भाषा में लिंग विचार कौन संज्ञा में होइला। तो लिंग विचार किस सब संज्ञा में होता है, तो ये होता है आपका सजीव में। अब निर्जीव में कोई लिंग के बारे में यहाँ पे बात नहीं किया गया, लिंग विचार नहीं किया गया है नागपुरी में, ठीक है। इसमें सिर्फ सजीव के लिए लिंग विचार किया गया है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक कर क्या ठो प्रसर्ग आहे, ठीक है। तो अधिकरण कारक कितने प्रसर्ग आते हैं, तो इसके कितने प्रसर्ग है, 3, ठीक है। नेक्स्ट है पीटर शांति नौरंगी क्या ठो समास के सही माने ना। तो पीटर शांति नौरंगी कितने समास को सही माने हैं, तो सभी राइटर जो हैं वो अलग अलग समास का संख्या बताए हैं, ठीक है। तो ये कितना बताएंगे, 5 समास के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट है धन्य धन झारखंड भूमि रजकन चुमी चुमी थिरैक उठोना गुहेर करोना तोर श्रद्धा अचरा तरे किरैक उठौना। प्रस्तुत गीत पंक्ति कौन कवि का रचना से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, हमारा CD सिंह से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। बोलता है क्रांति मसाल शीर्षक गीत रचना नागपुरी कवि और उसके काव्य नामक किताब में छप है। ई रचना शीर्षक केकर द्वारा लिखल जाए है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है CD सिंह जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रांति मसाल धरू शेर लखे गरेज परू शोषण जुलूस से करू तकरार झारखंड आई जमागत है लहू कर धार। प्रस्तुत गीत रचना कौन कवि द्वारा लिखल जाए है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये भी लिखा गया है CD सिंह जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू और मुसलमान सरना और क्रिस्तान बिरसा विस्नातक माही करत है आह्वान हक लागिन मचैल परू बैन के तूफान। प्रस्तुत गीत पंक्ति कौन रचना शीर्षक से लेवल जाए है, तो ये किससे लिया गया है, यह लिया गया है क्रांति मशाल से, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे कविता का पॉइंट्स दिया होगा, उसके आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका शीर्षक कौन सा है या किस कविता से लिया गया उस पंक्ति को, ठीक है। नेक्स्ट है बंदी गो रवि शशि वर्मा विष्णु पशुपति आरो बंदी लाख तारागण है जग जीवन दया कर पतित पावन। प्रस्तुत काव्य पंक्ति कौन काव्य शीर्षक से लेवल जाए है, तो ये किससे लिया गया है, यह लिया गया है वंदना से, ठीक है। किससे लिया गया है, वंदना से। नेक्स्ट है नाके तो बेसरी खानी अंगे कत हीरा कनी झलके जेमोन दामिनी दधी सुत पोछे तार मुखानी के बोटेगा, ठीक है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति कौन कवि द्वारा लिखल जाए है, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है रघुनाथ नृपति जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा अब, ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन हम लोग ये कंप्लीट हो जाएगा इसको पढ़ने के साथ ही। बोलता है हरि तजी जब मथुरा गेल शीर्षक काव्य रचना कौन कवि द्वारा लिखल जाए है, तो किस कवि द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है रघुनाथ नृपति जी के द्वारा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये सेकेंड टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बार बार वीडियोस को देखिए, इससे पहले वीडियोस गया है और भी वीडियोस मैं डालने की कोशिश करूँगी जल्दी, तो आप लोग इस वीडियोस को बार बार देखिए। जितने भी नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको रिकॉल करने का प्रयास कीजिए और इसको बार बार देख करके अपने रिवीजन को और भी अच्छा बनाइए, ठीक है। क्योंकि एक बार एग्जाम हो चुका है, आप पहले के क्वेश्चंस भी देखे होंगे, ठीक है। तो उसी से आपको लगता है कि अगर आपका तैयारी हो चुका है तो आप ये टेस्ट सीरीज़ लगाइए, कहीं ना कहीं आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं यहीं तक रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।